हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही शॉर्ट वीडियो में चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इसमें सारा ही कंज्यूमर के बारे में लिखा हुआ है जैसे कि आपने अपने करिकुलम में पढ़ा ही होगा। ऑन दी अदर हैंड ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको एक केस स्टडी या एक रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन के साथ। बेसिकली एक कंज्यूमर होता क्या है। एक कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होगा जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेल करता है। बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप कंज्यूमर का कहलाएंगे कि आप जब मटेरियल गुड्स लेके आए, नहीं, जब आप सर्विसेज किसी की अवेल करते हैं तब भी आप कंज्यूमर कहलाते हैं। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट क्यों आया, इसमें अमेंडमेंट्स क्यों आई, बेसिकली क्योंकि आजकल जो है अडल्ट्रेशन चल रही है, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताई जाती हैं, या कह लो कि स्केल्स में वेट्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो कंज्यूमर को इन राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उसको सेफ गार्ड करता है, अवेयर करता है, और कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसकी सुनवाई भी होती है। ऑलराइट, तो देखिएगा शिफ्ट जो है, डायनेमिक मार्केट जो है वो डायनेमिक है, मार्केट में चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ते होते थे कि कैविट एम्प्टर है, कि बायर को अवेयर होना चाहिए कि क्या वो कौन सी सर्विसेज और गुड्स को परचेज कर रहा है। पर आज जो शिफ्ट है इट इज टू कैविट वेंडिटर। वेंडिटर इज यूज्ड फॉर वेंडर, जो सेलर है, कि सेलर को भी अवेयर होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो बेवकूफ नहीं है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं आपकी तरफ से। आपको भी अवेयर होना चाहिए कि कंज्यूमर के पास राइट्स हैं। अगर आप कंज्यूमर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, उसको गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, अडल्ट्रेटेड है, काउंटरफीटिंग करते हैं उसके साथ, तो वो आपके अगेंस्ट जो है वो केस कर सकता है। राइट, तो इसके लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो बनाया गया था। तो लेजिस्लेशन देखिएगा, ये जो एक्ट है 1986 का है, पर कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसको 2019 का एक्ट माना जाता है। राइट, देयर आफ्टर अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है क्या, बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर की जो, कंज्यूमर के साथ गलत कोई भी एक्टिविटी ना हो। ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव मेथड है जो कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में अवेयर करवाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो भी जाएगा तो उसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोर्ट है, लॉ है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा। देयर आफ्टर एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, नेशन वाइड एप्लीकेबल है। All right, applies to all businesses including manufacturing, traders and e-commerce firms। अब जो ये एक्ट है वो चाहे वो ई कॉमर्स की साइट हो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन साइट से प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो, कोई लोकल वेंडर है, चाहे किसी के साथ भी आपने इंट्राडे या इंटर ट्रेड किया है किसी भी स्टेट में, तो आप वहां से जो है उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। राइट, अब इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर। तो पहले देखिएगा कंज्यूमर की अवेयरनेस होती है, इसमें कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता लगता है। उसे पता लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ हानि हो भी जाए, कोर्ट मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगी, लॉ मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके लिए रिड्रेसल एजेंसीज भी हैं हमारे पास, जो हम आगे इस चैप्टर में कवर करेंगे। आफ्टर सपोर्ट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर है, जैसे कि एक कंज्यूमर है वो काफी ज्यादा गरीब है, कह लिए कि वो एक लेबर का काम करता है, तो वो उसके लिए उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने रिड्रेसल मशीनरी के पास जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करवाए। तो ऐसे जो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स होते हैं, जिनके पास समय नहीं है, अवेयर नहीं है, लाइकवाइज कोई एनजीओ जो है, हम पीआईएल डाल के भी उन कंज्यूमर्स की मदद कर सकते हैं। आगे देखिएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके साथ कोई हानि ना हो, इसके लिए कंज्यूमर के लिए ये एक्ट फायदेमंद है। आगे हम बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं इसको। बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कि कितनी देर बिजनेस टिक के जाएगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अगर बिजनेसेस जो हैं वो सीरियसली लेते हैं और कंज्यूमर में अपनी जो है एक अच्छी पहचान बनाते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी किसी भी बिजनेस के लिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो एक कंज्यूमर है या कोई भी सेलर है, वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता। अगर उसने ग्रोथ करनी है, एक टारगेट अचीव करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, जैसे कि आपने इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के भी चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसमें जो है एक जो सेलर है उसकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन ऑर्डर टू गेन अ गुड पिक्चर इन द मार्केट। तो वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो लेजिस्लेशन है, ये कोई उसके जो हमारे पास जो लॉज वगैरह है उसे
फॉलो करके बिजनेस जो है अपने आप को ग्रोथ की राह पे लेके जा सकता है। आगे देखिएगा क्वालिटी एश्योरेंस, इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस होंगे, अगर एक्ट कोई होगा हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी इंश्योर करेंगे और मार्केट में गुड शेयर, मार्केट शेयर अटेन करेंगे। देयर आफ्टर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एथिकल क्या होता है बेसिकली, एथिकल में क्या किया जाता है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं बेसिकली, तो हमारी जो एक हमने पैमाना सेट किया है कि हम इससे ऐसी क्वालिटी, गलत क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सोसाइटी के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको अटेन किया जाता है। देयर आफ्टर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल, अब हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर इज द किंग, अगर कंज्यूमर खुश रहेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट की राह पे जाएगा। तो बेसिकली ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जाता है जो कंज्यूमर के फायदे के लिए ही हो। अगर कंज्यूमर का फायदा हो गया, परचेजिंग होगी, कंज्यूमर परचेज करेगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस भी ग्रो करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम ये देखते हैं कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारे पास अडल्ट्रेशन। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो गलत सब्सटेंसेस से बना हुआ है, इंफीरियर प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो दिस इज टर्म्ड एज अडल्ट्रेशन, मिलावट हो कोई भी। नेक्स्ट इज काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग क्या होती है कि जैसे धोखाधड़ी हम कह सकते हैं, जो चीज जेन्युइन नहीं होती, हमें कहा कुछ और जा रहा है, बेचा कुछ और जा रहा है, दिस इज काउंटरफिटिंग, राइट। आगे आ जाता है सबस्टैंडर्ड गुड्स। सबस्टैंडर्ड होते हैं जिनके लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइस हाई चार्ज किए जा रहे हैं, पर जो प्रोडक्ट उसमें यूज किया जाता है इट इज ऑफ लो क्वालिटी, राइट, विच इज इंजूरियस फॉर हेल्थ और एनवायरमेंट, राइट। नेक्स्ट देखिएगा डुप्लीकेट गुड्स। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो हैं सेकंड कॉपीज होती हैं, थर्ड कॉपीज होती हैं, फर्स्ट कॉपी कह के उन्हें बेचा जाता है, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट गुड्स की आ जाती है। तो ये भी सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होते हैं, जो कोड है, जो लॉ है, इनको कवर करता है। नेक्स्ट देखिएगा माल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स। तोल के 1 किलो से कम तोला जाता है, तो दिस इज नोन एज माल फंक्शनिंग ऑफ वेट्स। नेक्स्ट इज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केट क्या होता है, इलीगल प्रोडक्ट्स को बेचना। जैसे सरकार ने फॉर एग्जांपल कह दिया कि सैनिटाइजर्स जो है वो पर्टिकुलर रेट से अबव नहीं मिलेंगे, राइट, तो होर्डिंग करके उस प्रोडक्ट की, उसको ज्यादा होल्ड करके प्रोडक्ट को हाई रेट्स पे बेचा जाता है कि मार्केट में से उसकी सप्लाई खत्म कर दो, और फिर जब हमारे पास ही प्रोडक्ट रह जाए तो उसको हायर प्राइसेस पे बेचो, ताकि कंज्यूमर मजबूर हो जाए उस प्रोडक्ट को हाई प्राइसेस पे खरीदने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज ओवर चार्जिंग। बियॉन्ड एमआरपी, जब हम प्राइस को चार्ज करते हैं एमआरपी से ज्यादा, दिस इज नोन एज ओवर चार्जिंग, राइट। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव गुड्स। अब फॉल्टी प्रोडक्ट्स बेच के, या कह लो कि गलत प्रोडक्ट्स बेच के दिखाया कुछ और प्रोडक्ट, जब पैकिंग में आया तो गलत प्रोडक्ट आ गया, दिस इज नोन एज डिफेक्टिव गुड्स। आगे देखिएगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। गलत एडवर्टीजमेंट्स दिखा के, जैसे कि आपने फेयर एंड लवली की जो कंट्रोवर्सी है वो देखी होगी, जिसको अब ग्लो एंड लवली कर दिया गया है, सो दिस इज नोन एज योर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, कि हम ऐसे रेसिज्म कर रहे हैं कलर के बेसिस पे, राइट। तो क्या है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट क्लेम्स जो हैं वो गलत होते हैं। कई बार बेस्ट नंबर 1 प्रोडक्ट बताया जाता है कि इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है, पर हार्मफुल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंफीरियर सर्विसेज। आपको कह के कुछ और, प्राइस कुछ और चार्ज करके सर्विसेज जो है वो डिलेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर गलत, या फिर जो आपने क्वालिटी मांगी थी वो क्वालिटी नहीं दी जा रही। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, जो आपने 10 इश्यूज पढ़े हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको एक केस स्टडी जरूर मिलती है, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के पास कौन कौन से हक अवेलेबल हैं, कंज्यूमर कहाँ कहाँ जाके, मतलब किस किस पॉइंट पे जाके रिड्रेसल मशीनरी के पास अपनी गुहार लगा सकता है। तो ये कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं जो अब हम पढ़ेंगे। पहला है राइट टू सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे गलत प्रोडक्ट्स ना बेचे जाए। अब अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स ना हो, मिल्क कह के मिल्क किसी और सब्सटेंस से बनाया जा रहा है, वो नेचुरल मिल्क नहीं है, तो दिस इज राइट टू सेफ्टी। तो कंज्यूमर इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है राइट टू सेफ्टी की, इससे जो है लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं किसी कंज्यूमर की, और डिफेक्टिव गुड्स या हजार्डस प्रोडक्ट्स जो इंजूरियस होते हैं हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, उसे रोका जा सकता है। देयर आफ्टर राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या आता है कि कंज्यूमर के पास अधिकार है कि जब वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने जा रहा है तो उसके बारे में हर एक डिटेल्ड पॉइंट उसको पता होना चाहिए। सेलर डिनाई नहीं कर सकता कोई भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करने से प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं जब लेबलिंग होती है प्रोडक्ट की, तो उसमें सारे सब्सटेंसेस लिखे जाते हैं कि इसमें शुगर इतनी है, अमोनिया के अमाउंट ये है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है।
अगर ऐसा कोई चीज है जो कंपनी हाइड कर रही है प्रोडक्ट में और उसके बाद में पाई जाती है, तो इट इज द वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस देखिए क्या है। अब अगर कंज्यूमर को पता होगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, तो उससे जो है वो अपने आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, इफ ही इज अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देयर आफ्टर अगेंस्ट अब्यूसिव प्रैक्टिसेस, अब्यूसिव गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वो आवाज उठा सकता है। और लेबल्स पे हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, सिग्निफिकेंस में यही आता है। नेक्स्ट, द थर्ड राइट इज राइट टू चूज। राइट टू चूज मतलब अब कंज्यूमर जो है वो सॉवरन है, आजाद है, वो कोई भी वैरायटी में से अपना प्रोडक्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। राइट, अब इसमें क्या होता है कि हम फेयर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ही यही है। ये नहीं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हम क्वालिटी गलत यूज कर रहे हैं, फिर लो प्राइसेस भी चार्ज कर रहे हैं उसके, ताकि मेरी सेल ज्यादा हो, मार्केट शेयर कैप्चर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर चार्जिंग लो प्राइस, पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। हर्ड मतलब सुनवाई होना। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, कोर्ट उसे मना नहीं कर सकती कि हम तेरा केस नहीं लेंगे या इस कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाएगा आपका केस। ऑब्वियसली कंज्यूमर के पास उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिड्रेसल मशीनरी है जो उसकी बात सुनेगी ही सुनेगी। ऑलराइट, इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस हैं, उसके साथ जो गलत हुआ है, हानि हुई है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसकी पॉलिसी मेकिंग, इंटरेस्ट कंसिडर्ड इन पॉलिसी मेकिंग। अब जो कंपनी है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि कंज्यूमर के पास राइट टू हर्ड है, मैंने गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना। ऑलराइट, आगे हम नेक्स्ट राइट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मतलब अब कंज्यूमर के पास ये हक तो था कि हाँ, वो कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकता है, उसकी बात को सुना जाएगा, उसके केस को सुना जाएगा। अब केस को तो सुना गया, अब उसे जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी, इट कम्स अंडर राइट टू सीक रिड्रेसल। उसके जो ग्रीवेंसेस हैं, जब उसे ठीक किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई गलत प्रोडक्ट बेचा, कोर्ट ये कह सकती है कि आप या तो सेलर को प्रोडक्ट को चेंज करके दीजिए, या उसको कंपनसेशन दीजिए, उसके जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, या फिर आप ये जो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। तो ये जो कुछ है कंपनसेशन अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, दिस इज नोन एज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू हर्ड में उसकी केस की सुनवाई होती है कंज्यूमर के, और उसके राइट टू सीक रिड्रेसल में कंज्यूमर को जो है उसके जो ग्रीवेंसेस हुए हैं उसे पूरा किया जाता है, मतलब उसको कंपनसेट किया जाता है। राइट, तो देखिए, प्रोवाइड्स जस्टिस मैकेनिज्म, अलॉज कंपनसेशन, ऑर्डर रिप्लेसमेंट और रिपेयर। तो इसमें हम रिपेयर करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, और जस्ट मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर के साथ जस्टिस की जाती है। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को हक है हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करने का, और ऑन दी अदर हैंड कि मेरे पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या मेरी रिड्रेसल मशीनरी है, कोर्ट मुझे कैसे मदद कर सकती है। तो इस सारे के बारे में एजुकेशन लेना कंज्यूमर एजुकेशन के अंडर कवर होता है। राइट, इट प्रमोट्स अवेयरनेस, इंक्लूड्स कंज्यूमर एजुकेशन इन करिकुलम एंड मीडिया कैंपेन्स। तो अगर आपका जो सिलेबस है, अब आपको बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ाया जाता है, बेसिकली आपको अवेयर किया जा रहा है, यू बीइंग अ कंज्यूमर, कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, मिसलीडिंग होती हैं, तो आप क्या अपने कंज्यूमर एजुकेशन के अंडर कैसे रिड्रेसल को अटेन कर सकते हैं। राइट, तो ये थे हमारे पास कंज्यूमर राइट्स। अब आपने इसे जरूर पढ़ के जाना है, बिकॉज का एक क्वेश्चन इसमें से जरूर होता है, केस स्टडी बनी हुई होती है, उसमें एक सिचुएशन दी गई होगी कि फॉर एग्जांपल XYZ इंसान ऐसे जा रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट की गलती हुई है, तो आप बताइए कि कंज्यूमर के पास कौन सा राइट अवेलेबल है या उसका कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है यहाँ पे। तो आपको ऐसी एक केस स्टडी आ सकती है। ऑलराइट, आगे देखिएगा, कुछ एडिशनल राइट्स हैं जो आपकी बुक्स में भी मेंशन है, रिकमेंडेड बाय यूएनओ। ठीक है, तो आप दो एडिशनल राइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज राइट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, की बेसिक नीड्स को पूरा करना है, हमारे पास राइट ये होना चाहिए। उसके बाद हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए। लाइकवाइज हमारे डीपीएसपीज में भी लिखा हुआ है कि हम हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है उसे प्रमोट करेंगे। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो एडिशनल 2 राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स, ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने 2 डायनेमिक्स पढ़े थे, दैट इज मार्केट डायनेमिक्स, दैट इज कैविट एम्प्टर एंड कैविट वेंडिटर। अब वेंडिटर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही प्रोडक्ट बेचे, पर बीइंग अ कंज्यूमर हम क्या अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इसमें देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर की।
पहली है हमारे पास अवेयरनेस। कंज्यूमर जो है वो अवेयर होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है। अब अगर वो प्राइस को देखता हुआ लो क्वालिटी गुड्स खरीद रहा है तो इसमें सेलर की भी कोई गलती नहीं है। अब डेलिबरेटली हम टबैको खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता है कि वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए। अगर कुछ कंज्यूमर को हो जाता है, वो सेलर पे इल्जाम लगा रहा है कि इसने गलत प्रोडक्ट बेचा है मुझे। अरे वो ऑलरेडी गलत था, आपकी ही गलती है कि आप अवेयर होकर उस प्रोडक्ट को लेके नहीं आए। नेक्स्ट देखिएगा, इंसिस्ट ऑन क्वालिटी। कंज्यूमर को जो है वो मार्क्स जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे आईएसआई मार्क्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एफपीओ मार्क है, एफएसएसआई है मार्क है, उस पे क्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस करना चाहिए कि चाहे प्राइस आप थोड़ा चार्ज कर लीजिए पर क्वालिटी होनी ही चाहिए। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू परचेज गोल्ड, तो हमेशा हॉल मार्क वाला हमें सोना खरीदना चाहिए कि कल को ये ना हो कि 22 कैरेट का मांग के वो निकले उसमें से 18 कैरेट या 17 कैरेट। ओके है। नेक्स्ट देखिएगा, लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब प्रोडक्ट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, लाइकवाइज हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने गए हैं तो उस पे जो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं या कुछ भी सेलर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए, राइट। कॉशियस कंज्यूमर, हमें कॉशियस होना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जब सेलर वेट्स देख रहा हो तो उसके बारे में भी देखना चाहिए हमें, राइट। बी कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। कंज्यूमर को ऑल ईयर्स होके हर एक बात सुननी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको अपने आप में इंफीरियोरिटी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। देयर आफ्टर बी ऑनेस्ट। कंज्यूमर जो है अगर लीगल गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, अगर उसने खरीदी ही इलीगल गुड्स और बाद में सेलर पे इल्जाम लगा रहा है तो ये भी गलत है। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। तो बिल्स वगैरह जरूर होने चाहिए, खुद भी अडल्ट्रेटेड प्रैक्टिसेस में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइल कंप्लेंट्स। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है बीइंग अ कंज्यूमर तो उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए, जरूर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। हमें कुछ ऐसे एनजीओज या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, गुड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बी इको फ्रेंडली। ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, लाइकवाइज प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स नहीं खरीदने चाहिए, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमें खुद प्रमोट करना चाहिए। ऑलराइट, तो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। आगे हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है या किसी केस स्टडी की या पिक्चर डिपिक्शन में भी आ सकता है, तो इसे जरूर पढ़ना है आप। तो पहला हमारे पास साइन है दैट इज आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क देखिए ऐसा कुछ दिखता है मार्क, आपको इसकी जो पिक्चर है वो भी याद रखनी है, इस लोगो को भी याद रखना है। इट इंडिकेट्स अ कंप्लायंस विद इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए आईएसआई मार्क यूज किया जाता है। आप अपने रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा जो भी अप्लायंसेस आपके घर पे यूज हो रहे हैं उन पे आईएसआई मार्क लगा होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फूड के लिए एफएसएसएआई ऑर्गेनिक यूज किया जाता है। एफएसएसएआई जो आपका मार्क है वो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर यूज किया जाता है ताकि इंश्योर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। तो जो ऑर्गेनिक वाला है वो ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हैं। नेक्स्ट इज ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क यूज किया जाता है। तो देखिए ये हमारा हॉलमार्क का साइन है, सर्टिफाइज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल्स। तो उसके लिए हॉलमार्क यूज किया जाता है। देयर आफ्टर टेक्सटाइल्स, जो वूल के प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वूल मार्क, ऐसे देखिए मार्क बना हुआ होता है, वूल मार्क यूज किया जाता है। देयर आफ्टर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एजी मार्क यूज किया जाता है। एजी मार्क ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है नीचे, सर्टिफाइज द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ऑल प्रोसेस्ड फूड्स, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए एफपीओ मार्क यूज किया जाता है ताकि जो प्रोसेस्ड फूड है उनके अंदर ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना हो, जो बॉडी के लिए इंजूरियस हो और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में उसे क्रिएट किया गया हो। नेक्स्ट इज बी स्टार रेटिंग। आपने अपने जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं या एसीज हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बीईई मार्क होता है। बीईई मार्क का क्या इंडिकेशन है देखिएगा, तो हम वहां पे स्टार रेटिंग करते हैं, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो उसमें एनर्जी एफिशिएंसी दिखाई जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट देखिएगा, फूड सेफ्टी के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये मार्क यूज किया जाता है, इसका साइन देखिए ये शो किया गया है। नेक्स्ट इज इको मार्क। इको मार्क क्या है कि इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, देखिए ऐसे मटके का साइन है अर्दन पॉट का, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स को, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्क टेक्सटाइल की सिल्क की क्वालिटी को श्योर करने के लिए देखिए ऐसे वॉर्म बनाया गया है ये, तो सिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए सिल्क मार्क यूज किया जाता है। देयर आफ्टर जीआई टैग, तो आपने जीआई टैग के बारे में पढ़ा ही होगा। इट इंडिकेट्स दैट अ प्रोडक्ट हैज अ स्पेसिफिक
ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो कोई भी प्रोडक्ट है जैसे जो पर्टिकुलरली ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर एरिया में रीजन में ही पाया जाता हो, तो उसे इंडिया के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। तो ये कुछ मार्क्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। देयर आफ्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। माइंड वन थिंग, जब एक सेलर प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, फॉर एग्जांपल मैं रिटेलर हूं, मैंने होलसेलर से कुछ सामान लिया और आगे मैंने कंज्यूमर को बेचना है। अब जब रिटेलर ने मैंने उससे सामान खरीदा, प्रोडक्ट्स खरीदे, तो वो अडल्टरेटेड निकले, गलत निकले, पर मैं बीइंग अ सेलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर नहीं होंगी, मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर कवर होंगी। अगर आप कंज्यूमर हो, फाइनल कंज्यूमर हो, आपने ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है या अपने रिलेटिव्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए लेके गए आप प्रोडक्ट, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पर आप अगर सेलर है, आपने फर्दर सेल के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होंगे, यू विल बी कवर्ड अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। तो देखिए कोई भी कंज्यूमर, अब कैसे कर सकते हैं कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर जिसने अपनी पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट को खरीदा हो, राइट, तो वो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। देयर आफ्टर वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे एनजीओ बने होते हैं कंज्यूमर राइट्स के लिए, जो लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो किसी इंसान के बिहाफ पे जो है प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट देखती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोडक्ट्स अडल्टरेटेड हैं, तो वो भी किसी कंपनी के अगेंस्ट अपने बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज मल्टीपल कंज्यूमर, अब एक इंसान के साथ गलत हुआ, काफी जनों ने वो प्रोडक्ट खरीदा था, तो वो इकट्ठे होके भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव, इन केस जो कंज्यूमर है अगर उसकी डेथ हो जाती है कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कह लो कि उनके हियर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइनर, अगर कोई इंसान माइनर है तो उसका जो लीगल गार्जियन है या पेरेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब देखिए किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है, दैट इज मैन्युफैक्चरर, सेलर और डीलर। कोई भी प्रोडक्ट सेलर है अगर उसने गलत प्रोडक्ट्स बेचे हैं, काउंटरफिटिंग है, मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंफीरियर क्वालिटी है उनकी, सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर, अगर सर्विस प्रोवाइडर है उसने इम्परफेक्ट सर्विसेज दी हैं, उसमें शॉर्ट कमिंग्स थी, वो सर्विस अप टू द मार्क नहीं थी जैसे आपने उनसे डिमांड की थी, तो आप उनके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा आता है हु आर नॉट कंसिडर्ड कंज्यूमर्स, अब किनको कंज्यूमर नहीं कंसिडर किया जाएगा, वही जो हमने बात की थी, जब रीसेल के लिए आप कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर नहीं होते। नेक्स्ट इज पर्सन यूजिंग गुड्स विदाउट द बायर्स अप्रूवल, तो आपने बायर के अप्रूवल लिए बिना या बायर की दुकान से चोरी कर ली, उसको बिना बताए प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अवेलिंग सर्विस विदाउट द हायरर्स अप्रूवल, तो आप सर्विसेज भी ऐसे ले रहे हैं, सर्विसेज अवेल की, अगर आपने डॉक्टर की दुकान पे जाके ऐसे ही बिना बताए उससे कोई मेडिसिन ले ली या कुछ भी है, राइट, तो आपके साथ कुछ अगर बॉडी में कुछ माल फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई, तो आप जो सेलर है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते विदाउट हिज अप्रूवल। राइट, इंडिविजुअल्स ऑब्टेनिंग गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ दिए, एक्सचेंज मैकेनिज्म में आपने बिना कुछ दिए उससे प्रोडक्ट खरीद लिया, बिना उसकी मर्जी के, कह लो कि चोरी का ही प्रोडक्ट था, तो आप भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। देयर आफ्टर पर्सन हायरिंग और अवेलिंग द सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, तो आप सर्विसेज ले रहे हैं बिना कोई कंसिडरेशन दिए, एक्सचेंज में कुछ पैसे दिए बिना, या कह लो कि कोई एग्रीमेंट किए बिना, तब भी आप कंज्यूमर नहीं होंगे, आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। आगे हमारे पास आता है कौन से रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल हैं कंज्यूमर के लिए। अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए केस स्टडी आती है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा राइट वायलेट हुआ, जो हमने राइट्स पढ़े थे ऊपर, कंज्यूमर के राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं कंज्यूमर के लिए अगर उसका ये राइट वायलेट होता है, तो आप उसमें ये रेमेडीज लिख के आ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए पहली रेमेडी क्या है, पहला कंपनसेशन क्या मिल सकती है, दैट इज रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी। अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसका जो अंदर जो मैकेनिज्म मशीनरी वगैरह है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप इसे रिपेयर कर दीजिए, इसका डिफेक्ट रिमूव कर दीजिए, पहली हमारे पास ये रेमेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट, की प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दीजिए, इसके साथ का प्रोडक्ट दे दीजिए। नेक्स्ट इज रिफंड, पैसे वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेशन, जो भी गलत लॉस हुआ या कोई भी इंजरी हुई तो उसकी प्रॉपर कंपनसेशन दी जाती है, कि अगर कुछ हार्म हुआ है, कुछ हॉस्पिटल का बिल बना है तो वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज प्यूनिटेटिव डैमेजेस,
एक्स्ट्रा कंपनसेशन दी जाती है एज अ करेक्टिव मेजर अगर ज्यादा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट इज सेसेशन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई इंसान बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है गलत, तो उसकी जो है वो कंपनी ही बंद की जाए या फिर कि उसकी इंडस्ट्री ही बंद करवा दी जाए। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स, अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स पहुंच गए हैं जिससे हमें भी हानि हुई है तो सारे हजार्डस प्रोडक्ट्स को मार्केट में से बाहर निकाला जाए, उसकी जो सेल है उसे रोक दिया जाए। नेक्स्ट इज डिसेस्ट फ्रॉम हजार्डस मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरर को ये ताड़ा जाता है कि आप ये प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी कंपनसेशन, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के कारण इंजरीज हुई हैं उसके भी हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ कॉस्ट, अब जो भी कॉस्ट लगी है, जो ग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है तो उसकी कॉस्ट की भरपाई करना। नलिफिकेशन ऑफ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, अब डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल कमीशन कैन डिक्लेयर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स नल एंड वॉइड। अब फॉर एग्जांपल कोई गलत प्रोडक्ट की तस्करी हो रही हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ हो रहा हो, या कह लो कि कहीं से भी प्रोडक्ट आ रहा हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है कि आज के बाद ये प्रोडक्ट जो है आएगा जाएगा नहीं। ओके, सेसेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट गलत दिखाई जा रही हैं उसे क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। Okay, any order given by district, state or national commission is deemed final if no appeal is filed by any party involved in the dispute. अब अगर dispute में अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में कोई भी ऑर्डर्स पास हो जाते हैं तो ये केस जो है वहां पे रद्द हो जाता है और ये जो कंपनसेशन है, रेमेडीज हैं, ये मिल जाती हैं एग्रीव्ड पार्टी को। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम अपने कोर्ट लॉ के बारे में कवर किया कि कौन से कोर्ट्स हैं जो हमें राइट्स प्रोवाइड करेंगे। तीन तरह के हमारे पास लेवल्स आते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। हमें पहला डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, हम उसके नहीं प्रोसीजर होता है, कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। अगर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं बनता तो हम स्टेट कमीशन में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट में नहीं तो नेशनल में जाते हैं। अगर नेशनल कमीशन का भी हमें जो है और जो रिजल्ट है उसे पसंद नहीं आया, जो सरकार ने जो कोर्ट ने वर्डिक्ट प्रोवाइड की है वो पसंद नहीं आई, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। ऑलराइट, तो देखिएगा पहले बेसिस क्या है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में डिफरेंसेस क्या है। पहले कॉम्पोजिशन क्या है कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स बैठेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि जजेस होती है, ज्यूरी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर्स वर्ड यूज किया जाता है, जज वगैरह यूज नहीं किया जाता वर्ड। एक प्रेसिडेंट होता है, टू अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, एक प्रेसिडेंट, दो अदर मेंबर्स होते हैं, राइट, उसमें एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होंगे, एटलीस्ट 4 मेंबर्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसमें एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, राइट। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं एटलीस्ट, और उनमें से भी एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो ये जो है कंपोजिशन है। डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, स्टेट और नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स, एटलीस्ट 4, ज्यादा भी हो सकते हैं, और सब में एक वुमेन एटलीस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, अब कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें अ वर्किंग रिटायर्ड जज और ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तो वर्किंग जज हो या रिटायर्ड जज हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। स्टेट कमीशन में जो है वर्किंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है या वर्किंग हो या रिटायर्ड हो वो क्या कर सकते हैं, नेशनल कमीशन के जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आगे देखिएगा, जो प्रेसिडेंट है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमीशन। अब सिलेक्शन कमीशन बैठती है उनकी रिकमेंडेशन पे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्हें अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, राइट। अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, अपनी हाई कोर्ट के हर एक के चीफ जस्टिस होते हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पे उनके जो कंसल्टिंग कमेटी होगी उसके साथ जो बैठ के है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। नेक्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शन, किस तरह के केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन में फाइल होते हैं। जब गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से कम होती है, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम हो तब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस जाता है। जब वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ की होती है, ठीक है, मतलब वैल्यू जो है 10 करोड़ तक होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, तो वो कहाँ जाता है, केस स्टेट कमीशन में। अब नेशनल कमीशन की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तब केस जाता है नेशनल कमीशन में। ऑलराइट, 1 करोड़ से कम
डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से 10 करोड़ दैट इज स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से ज्यादा दैट इज नेशनल कमीशन। ऑलराइट, तो लास्ट पॉइंट देखिएगा इसका क्या है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स। जब हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी वर्डिक्ट पास होता है, मेंबर अपनी जो है अपना रिजल्ट सुनाते हैं, तो अगर हमें पसंद नहीं आता, हमें लगता है कि हमें और ज्यूरिसडिक्शन मिलनी चाहिए या कह लो कि हमें और कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो विद इन 45 डेज हम स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर स्टेट कमीशन का डिसीजन पसंद नहीं आता तो 30 डेज में हम नेशनल कमीशन जा सकते हैं। अगर नेशनल कमीशन का भी डिसीजन पसंद नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, 30 डेज में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसका यही एक पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो ओनली फॉर द केसेस एक्सीडिंग 10 करोड़, तो अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो ये जो थे डिफरेंसेस थे, इनकी ज्यूरिसडिक्शन थी, कंपनसेशन थी, अपॉइंटमेंट थी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। अब कुछ एनजीओस होते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संगठन होते हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें न्याय दिलवाते हैं। कुछ अराउंड 500 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, एक मुंबई है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सिटीजन एक्शन ग्रुप है मुंबई की, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइट की गई हैं। देयर आफ्टर फंक्शंस देखिएगा कि इन एनजीओस और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या होते हैं। पहली बात तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, सेमिनार और वर्कशॉप्स लगाते हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, कैसे आप रिड्रेसल मशीनरी में जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद periodicals वगैरह मैगजीन्स को प्रिंट करते हैं ताकि कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। कंडक्ट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरीज एंड शेयर रिजल्ट्स। अब ये क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरीज में, अगर कुछ गलत पाया जाता है तो केस फाइल करते हैं। नेक्स्ट इज एनकरेज कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर को ये प्रमोट करते हैं कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं उन्हें क्या करें, रोकें, और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके चुप ना बैठे, केस फाइल जरूर करें। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस एंड एडवाइस। तो लीगल असिस्टेंस हेल्प करते हैं केस फाइल करने में और एडवाइसेस देते हैं कि आप कहां कहां जाके केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर के बिहाफ पे पीआईएल दर्ज कर सकते हैं, तो उसके एक कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। असिस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इन रिसॉल्विंग द केसेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करते हैं, वर्कशॉप्स लगाते हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप इस वीडियो को देख के अपने चैप्टर को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।